नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कभी कभी अच्छी खबर भी मिलती है, कम मिलती है लेकिन मिलती है। पाकिस्तान से एक अच्छी खबर आई है। वहाँ पहले कई बार के प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ, इनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, अभी प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। तो मौजूदा प्रधानमंत्री के बड़े भाई, जो कि कई बार प्रधानमंत्री 3 बार शायद रह चुके हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को अपना पुराना तजुर्बा, अपना इतिहास, इसको भूलकर अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मुझको ये बात अच्छी लगी। मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं टांट नहीं कस रहा हूँ, मैं उनकी बात की खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ। भारत और पाकिस्तान का इतिहास जो है कई तरह के दौर से गुजरा हुआ है। कई बार दोस्ती की कोशिशें हुई हैं। इंदिरा गांधी और भुट्टो के समय दोस्ती की कोशिशें हुई थी। आपको ध्यान होगा कि राजीव गांधी और बेनज़ीर के समय दोस्ती की कोशिशें हुई थी। नवाज शरीफ और अटल बिहारी के समय भी जनरल मुशर्रफ, अटल बिहारी, नवाज शरीफ, इनके बीच अलग अलग दौर थे, उसमें दोस्ती की कोशिशें हुई थी। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बस से चले गए थे पाकिस्तान बातचीत करने के लिए। कई किस्म का उतार चढ़ाव रहा है इन दोनों देशों के रिश्तों में, कई किस्म का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। अब तो तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, लेकिन जब पहला कार्यकाल था 2014 का, उसमें उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के जितने पड़ोसी देश थे इन सभी के लोगों को न्योता दिया था, जिसमें नवाज शरीफ भी थे, प्रधानमंत्री थे। अगर मुझको ठीक से याद है तो नवाज शरीफ उसमें कार्यक्रम में आए थे, मोदी के शपथ ग्रहण में। और बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, बात इससे अधिक थी। 2015 में मोदी को साल भर हुआ था शपथ लिए हुए। 25 दिसंबर की बात है, क्रिसमस का दिन था। अटल बिहारी वाजपेयी और जीसस क्राइस्ट दोनों का जन्मदिन था। मोदी काबुल से लौट रहे थे। हम लोग अखबार में काम कर रहे थे, हक्का बक्का रह गए सब लोग खबर पाकर। तो मोदी अचानक पाकिस्तान, ऐसा कभी नहीं हुआ था हिंदुस्तान के इतिहास में, कभी नहीं हुआ था कि मोदी पाकिस्तान चले जाएं, भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में अचानक उतर जाए। रहा होगा घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा पहले खबर की होगी, लेकिन मोदी चले गए पाकिस्तान। नवाज शरीफ के घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी, जश्न की तैयारियां चल रही थी, उसमें मोदी गए। जाके नवाज शरीफ की माँ उनके पैर छुए, कुछ तोहफे वगैरह भी उनको दिए। हो सकता है तैयारी पहले से रही हो। मुझको बड़ा अच्छा लगा था। मुझको लगा था कि दोस्ती और मोहब्बत की बात जब भी जहाँ होती है अच्छी रहती है। मैं फेसबुक वगैरह पे ऐसे किसी ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ जो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की वकालत करते हुए बना है ग्रुप। तो मुझको बड़ा अच्छा लगा था कि मोदी ने एक काम अच्छा किया, और मोदी जैसा नया और विदेश नीति के मामले में नौसिखिया व्यक्ति ही यह हौसला दिखा सकता है। जो बहुत घिसे हुए लोग हैं वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोच पाते। आउट ऑफ बॉक्स सोच जो है, लीक से हटकर सोचना जो है, किसी नए के लिए मुमकिन होता है। तो मोदी ने वो साहस दिखाया था। 2015 में पाकिस्तान चले गए थे। मुझको याद है नवाज शरीफ के घर पे खा के आए थे। नवाज शरीफ ने मोदी की माँ के लिए भी कुछ तोहफे दिए थे वहाँ से। बड़ा अच्छा, एक अच्छा माहौल था। लेकिन उसके बाद भारत में कुछ आतंकी हमला वगैरह था। उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत बंद हो गई पूरी। फिर एक दौर ऐसा आया कि नवाज शरीफ को खुद ही पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। मैं इस बारे में एक दिलचस्प जानकारी आपको देना चाहता हूं, जिसका छत्तीसगढ़ से लेना देना है। मोदी पाकिस्तान कैसे चले गए थे ऐसे अचानक, और इसका छत्तीसगढ़ से क्या लेना देना हो सकता है, मैं बतलाता हूं आपको।
छत्तीसगढ़ में एक उद्योग के मालिक हैं, बड़े उद्योगपति हैं, देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। उन्होंने मोदी और नवाज शरीफ के बीच की ये मीटिंग तय की थी। ये कम लोगों को पता होगा। ये उद्योगपति जो है, इनका छत्तीसगढ़ में एक बड़ा उद्योग है, और नवाज शरीफ के पिता जिस वक्त कारोबार करते थे, उस वक्त वो जब हिंदुस्तान आते थे तो इसी उद्योगपति के पिता के साथ इनके घर पर ठहरते थे। ये सजन जिंदल हैं, जिनका यहाँ पर एक कारखाना है, नवीन जिंदल के भाई सजन जिंदल। उनके पिता ओपी जिंदल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गुजर गए वो। तो नवाज शरीफ के पिता और ओपी जिंदल ये दोस्त थे, और नवाज शरीफ के साथ सजन जिंदल का बड़ा घरोबा। तो लोगों का कहना है कि ये मोदी का अचानक नवाज शरीफ के घर जाना, अचानक पाकिस्तान में उतरना, इसके पीछे सजन जिंदल का हाथ था। उन्होंने ये दौरा तय करवाया, उन्होंने ये मीटिंग तय करवाई। अच्छा किया, मैं इसको बुरा नहीं कहता। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच, बल्कि किन्हीं भी दो पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती का हिमायती हूँ। एक बात बताऊं मैं आपको, आप रिश्तेदार तो छांट सकते हैं, पड़ोसी नहीं छांट सकते। पड़ोसी वो हैं जो अगल बगल की ज़मीन पर बसे हुए हैं। मुझको पसंद नहीं आएंगे रिश्तेदार तो मैं रिश्ता तोड़ सकता हूं, उनके घर आना जाना बंद कर सकता हूं। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार, इनकी सरहदें जुड़ी हुई हैं। ये पड़ोसी नहीं बदल सकते। यानी आज तलाक की सहूलियत के बाद लोग पति पत्नी बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। नवाज शरीफ ने अभी ये कहा भी है, मैं पढ़ के बतलाता हूँ आपको। नवाज शरीफ ने जो कहा है, उन्होंने कहा हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, न भारत और न पाकिस्तान ऐसा कर सकते हैं। हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। उनसे पूछा गया कि क्या दोनों देशों के बीच बातचीत का एक पुल बनाने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि मैं यही भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है। मुझको लगता है कि किसी भी स्तर पर, चाहे सजन जिंदल के स्तर पर, चाहे नवाज शरीफ के स्तर पर, चाहे मोदी के स्तर पर, बातचीत होनी चाहिए। ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ, क्यों नवाज शरीफ ने ऐसा कहा? क्योंकि पाकिस्तान में संघाई कोऑपरेशन का, उसकी एक बैठक थी वहाँ पर, शंघाई सहयोग संगठन SCO का एक सम्मेलन था पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को। उसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ गए थे। ये 9-10 साल बाद की बात है कि भारत का कोई विदेश मंत्री वहाँ गया हो। 9 साल बाद की बात है कि भारत का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान गया हो। हालांकि ये पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत नहीं थी, ये बाइलेटरल बातचीत नहीं थी, लेकिन विजिट तो विजिट है, गए तो थे ही वहाँ पे, लोगों से बातचीत तो हुई ही थी। मुझको लगता है कि बातचीत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए, न भारत और पाकिस्तान को, न भारत और चीन को, न भारत और म्यांमार को, न छत्तीसगढ़ पुलिस और नक्सलियों को, न केंद्र सरकार और मणिपुर के कुकी, नगा या मैतेई लोगों को। किसी को बातचीत का मौका नहीं खोना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं बातचीत से चीज़ों को सुलझाने का बड़ा हिमायती हूँ। कहीं पति पत्नी के बीच झगड़ा चलते रहता है, लोग तलाक की बात करते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं, मुझसे भी कुछ लोग संपर्क करते हैं। मैं कहता हूँ एक बार बातचीत करके देखो, अगर बातचीत से निपट सके तो। मैं बतलाऊँ आपको, भारत और पाकिस्तान, ये 2015 की तनातनी के बाद से जो रिश्ते खत्म हुए, और कारोबारी रिश्ते जो हैं, व्यापारिक संबंध शायद पाकिस्तान ने पहले तोड़े, भारत ने बाद में तोड़े। ये दोनों जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन थे एक दूसरे के लिए, बड़ी प्राथमिकता थी। प्याज, शक्कर, कई चीज़ों की आवाजाही होती थी। मुझको ध्यान है
पाकिस्तान से मरी जाते थे हिंदुस्तान में, यहाँ इलाज होता था उनका। अंग प्रत्यारोपण के लिए पाकिस्तान से यहाँ आते थे बीमार, उनका इलाज होता था। कई तरह के रिश्ते थे। पाकिस्तान के गायक यहाँ आते थे, पाकिस्तान के फिल्मकार यहाँ आते थे, साहित्यकार शायर यहाँ आते थे, हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाते थे। वहाँ के पाकिस्तान के लोग आकर हिंदुस्तान के रियलिटी शो में कहीं जज बनकर बैठते थे, कहीं टेलीविज़न के दूसरे प्रोग्राम में रहते थे। तनातनी इतनी बढ़ी, सब खत्म हो गए रिश्ते, सब चौपट हो गए। तनातनी सरहद पर थी, तनातनी राजधानियों के बीच थी, तनातनी सरकारों के बीच थी, लेकिन रिश्ते जो हैं वो आम जनता के लिए भारी पड़ने लगे। आज आप पाकिस्तान शब्द कहें तो हिंदुस्तान में आपको शक की नज़र से देखा जाएगा। पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान आप कहें तो आपको वहाँ गद्दार मान लिया जाएगा, ऐसा मुझको लगता है। हालत ये है कि जो बर्फीली सरहदें हैं, कारगिल जैसे इलाके, जो 12 महीने जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, उस बर्फ़ में हिंदुस्तान के फ़ौजी, पाकिस्तान के फ़ौजी खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं, ठंड से शहीद हो जाते हैं। किस लिए इतनी तनातनी? ये दोनों देशों के बीच अगर कारोबार चलेगा, लोगों की आवाजाही होगी, एक दूसरे की फिल्में देखेंगे, एक दूसरे के टीवी सीरियल देखेंगे, एक दूसरे का संगीत सुनेंगे और सुनाएंगे, खेलेंगे एक दूसरे के साथ, तो दुनिया के बेहतर देशों में से हो जाएंगे दोनों। ये एक अलग बात है कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत फटे हाल हो गया है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, राजनीतिक अस्थिरता है, फौज का दखल अंधाधुंध है। भारत इन तमाम मोर्चों पर अधिक स्थिर है, बेहतर है। यहाँ हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं वो अधिक मजबूत हैं पाकिस्तान के मुकाबले। हिंदुस्तान के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर कहीं कमी दिखती है तो हिंदुस्तान के लोग उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मुझको लग रहा है नवाज शरीफ ने जो कहा है, भारत के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की है उन्होंने, अच्छी पहल है। चाहे ये शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन की वजह से शुरू हुई हो ये बातचीत, ये पहल, अच्छा है। नवाज शरीफ को कोशिश करनी चाहिए। वो आज किसी ओहदे में नहीं है सरकार के। अमेरिका में भी यही होता है, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहते हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री रहते हैं, वो बहुत सारे दुनिया के जटिल मामलों में बीच बचाव करने के लिए जाते हैं, मध्यस्थ होके जाते हैं। नवाज शरीफ को भी करना चाहिए। उनकी पार्टी की सरकार है देश में, उनके भाई वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, वो सही व्यक्ति हैं। सरकार की सीधी जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी उन पर नहीं है, लेकिन वो चाहें तो मोदी से बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का भला ज़्यादा होगा हिंदुस्तान के मुकाबले। हिंदुस्तान तो आर्थिक रूप से अधिक संपन्न हो चुका है, फौज भी हिंदुस्तान की बड़ी है, हिफाजत हिंदुस्तान की ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान जो है कई मामलों में कमज़ोर है और वो इतनी बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है कि उसको अपना फौजी खर्च कम करने की ज़रूरत अधिक है। तो मेरा मानना है कि इन दोनों देशों को लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ते बेहतर कैसे हो सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ जो कही है नवाज शरीफ ने, मैं उसका बड़ा हिमायती हूँ। उन्होंने कहा है भारत और पाकिस्तान अतीत को भूलकर। क्या होता है, जब कभी बातचीत की नौबत आती, लोग कहते हैं आपने कारगिल किया था, आपने फलाना मुंबई के ताज होटल पे अटैक किया था, मुंबई शहर पे आतंकी। अरे भाई, जो हो गया है वो हो गया है, आगे मिल के रहना है क्या? आगे साथ में रहने पर कुछ बेहतर हो सकता है क्या? आपने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने। लोगों का ये कहना है कि बलूचिस्तान में जितना आंदोलन चलता है उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ रहता है, ऐसा भी लोगों का कहना है। मैं नहीं जानता रहता है कि नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, एक लाइन कही जाती है हिंदुस्तान में, बीती ताही बिसार दे।
किसी बात को कब तक याद रखोगे, कब तक आड़े आने दोगे किसी बात को? आपको कहीं ना कहीं उबरना पड़ता है। आप गांधी की हत्या, जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की, तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी हत्या थी। अब उस हत्या को लेकर आप कब तक, वो इतिहास का पन्ना है, लेकिन क्या उस हत्या को लेकर हत्यारे के परिवार का आज तक बहिष्कार आप कर सकते हैं? क्या उसकी जाति का बहिष्कार करेंगे? क्या 84 के दंगों को लेकर कांग्रेस का बहिष्कार करते रहेंगे सिख? क्या गुजरात के दंगों को लेकर मोदी और उनकी पार्टी का बहिष्कार करते रहेंगे मुस्लिम? क्या बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर मुस्लिम जो हैं वो शिवसेना के खिलाफ और दूसरे हिंदू संगठनों के खिलाफ पूरी जिंदगी अगले 1000 साल तक नाराजगी पाले रखेंगे? कई चीज़ें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है और हमको वहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है, हमको उबरना पड़ता है। अमेरिका को देखिए, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे परिवार थे जिन्होंने गुलाम खरीदे हुए थे। जब गुलामी व्यवस्था थी तो उन्होंने गुलाम खरीदे हुए थे। क्या अभी भी उनका बहिष्कार कर सकते हैं? जर्मनी में कुछ ऐसी कंपनियां थी जो हिटलर के लिए सामान बनाती थीं, हिटलर की दोस्त थीं। मैं तो करता हूं बहिष्कार। हिटलर की यूनिफॉर्म बनाने वाली एक कंपनी ह्यूगो बॉस, जिसके कपड़े भी यहाँ कई लोग पहनते हैं, परफ्यूम भी इस्तेमाल करते हैं कई लोग। मुझको जिस दिन पता लगा कि मेरे पास ये 2 बोतल परफ्यूम ह्यूगो बॉस के हैं और ये हिटलर की यूनिफॉर्म बनाती थी ये कंपनी, तो मैंने वो परफ्यूम नाली में फेंक दिए ताकि कोई इस्तेमाल ना करे। लेकिन कब तक नफरत, कब तक पालेंगे आप? और खासकर जब पड़ोस है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पड़ोस के देश हैं, कब तक आप नफरत पालेंगे? आप जाके देखिए लंदन में, अमेरिका में जाके देखिए, इन दोनों देशों के लोगों के बीच में वहाँ कोई फर्क नहीं दिखता है। बल्कि बांग्लादेश, जो कि एक समय पाकिस्तान का हिस्सा था, 71 से नया देश है, इन तीनों देशों के लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं दिखता है बाहर। आपस में भी इतना फर्क नहीं रहना चाहिए। नवाज शरीफ ने जो कहा है, मुझको लगता है कि सैद्धांतिक स्तर पर, जरूरी नहीं है कि सरकारों के स्तर पर, सैद्धांतिक स्तर पर समाज के बीच के लोगों में भी बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर आम लोगों को भी लिखना चाहिए। हो सकता है दोनों देशों में एक ऐसा माहौल बने सोशल मीडिया पर लिखने से कि हम दुश्मनी छोड़कर हम दोस्ती की तरफ बढ़ें, कारोबार की तरफ बढ़ें। इससे दोनों देशों में कई तरह की बचत होगी, फौज में बचत होगी, कारोबार में फ़ायदा होगा दोनों देशों का। जो बड़ा हिस्सा दोनों देशों का खर्च का एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे पर लगता है, शायद वो कम होगा। लोगों को सोचना चाहिए कि सबसे गरीब जनता के ऊपर फौज सबसे भारी पड़ती है। अडानी और अंबानी के ऊपर फौज का जितना बोझ पड़ता है, वैसा ही बोझ एक मनरेगा के मजदूर के ऊपर भी पड़ता है। लोगों को तनातनी, पड़ोसी से दुश्मनी, चाहे उसकी ऐतिहासिक वजहें जो भी रही हों, उससे उबरना चाहिए। ये केवल फिल्मों में हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी निभाते आ रहे हैं। असल जिंदगी में इससे उबरना चाहिए। हमने देखा हुआ है कि जिस वियतनाम पे अमेरिका ने हमला किया था, उसके साथ भी उसके संबंध ठीक हो गए हैं। ऐसा कई देशों के साथ होता है। एक देश ने दूसरे देश पर हमला किया, बहुत बुरा, यानी वहाँ अपने सैनिकों के लिए उन्होंने वेश्यालय तक चलाए थे। ऐसे भी देश थे, वो भी उबर जाते हैं एक समय के बाद। भारत और पाकिस्तान को उबरना चाहिए। मुझको लगता है नवाज शरीफ ने जो बात कही है, अच्छी बात है ये। इसके पीछे अगर सज्जन जिंदल हैं तो भी मैं खुश हूँ कि उनको भी कोशिश करना चाहिए, दोनों तरफ बातचीत करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मध्यस्थ तो कोई भी हो सकते हैं। मैं आपको बतलाऊं, मैं जब ब्रिटेन गया और वहाँ की सरकार ने मुझको न्योता दिया कि मैं पूरे ब्रिटेन में जहाँ भी जाके 1 हफ्ता जो करना चाहूँ उनका मेहमान रहूँगा। तो मैंने ब्रिटेन का एक हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड हिस्सा है उसका, वहाँ जाना तय किया। वहाँ पर उस समय पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, हथियार बंद संघर्ष चल रहा था।
आयरिश रिपब्लिकन आर्मी नाम का एक संगठन था, वो जिसको हम आतंकी कहते हैं, ऐसे हथियारबंद आंदोलन चला रहे थे वहाँ वो। तो मैंने वो छांटा था कि मैं वहाँ जाके इस पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्टडी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने, सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने मेरा वैसा ही इंतजाम किया था। लेकिन जब 15 दिन महीने भर के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि IRA का आर्म्स ड्रॉप हो चुका है, हथियार उन्होंने डाल दिए हैं। कैसे डाले? बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट पहुंचे। यूरोपा नाम का एक बड़ा सा होटल था, उसमें ठहरे और उन्होंने दोनों पक्षों के बीच, ब्रिटिश सरकार और IRA के बीच समझौता करवाया और IRA ने अपना हथियारबंद आंदोलन बंद कर दिया। तो मेरे पास वहाँ पे अध्ययन करने के लिए कम बचा था, लेकिन मुझको खुशी थी कि ये एक राजनीतिक असंतोष खत्म हुआ जो कि हथियारबंद था। मुझको जिस होटल में बिल क्लिंटन ने रह के समझौता करवाया था, उसी में मुझको ठहराया था ब्रिटिश सरकार ने, और वहाँ का स्टाफ जो है मुझको बतलाते हुए थकता नहीं था कि यहीं पे समझौता हुआ था, यहीं बिल क्लिंटन भी रुके थे। उनको कोई महंगे कमरे में रुकाया होगा, मुझको थोड़ा कम महंगे में ठहराया होगा। लेकिन मैं इतिहास को याद करता हूँ, ये शायद 2000 की बात है, ये पहली बार गया था मैं ब्रिटेन उस समय। तो मुझको लगता है किसी को भी मध्यस्थ बनना चाहिए। बिल क्लिंटन का क्या लेना देना था, अमेरिकी राष्ट्रपति थी। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन के नॉर्दर्न आयरलैंड के एक हथियारबंद संगठन के बीच समझौता उन्होंने कराया था आकर वहाँ पर। तो जितने भी लोग अमन चैन चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि गरीबों के हक से फौजी सामान न खरीदा जाए, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ गरीबी ज़्यादा है, फौजी फिजूल खर्ची और करप्शन ज़्यादा है यहाँ से। मुझको लगता है कि ये जो बातचीत हुई है, चाहे वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन की वजह से हुई हो, लेकिन ये बातचीत आगे बढ़ना चाहिए। दुश्मनी को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। आप भी सोच के देखिएगा, आपको जो लगता है लिखिएगा। मैं फिर नवाज शरीफ की इस बात की तारीफ़ कर रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान को इतिहास भूलकर अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। इतिहास किताबों में दर्ज है, अड़ोस पड़ोस आज और आने वाले कल की चीज़ है, इसको हकीकत मानकर चलना चाहिए। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। हो सकता है कुछ लोग असहमत हों, कुछ लोगों को लगता है कि भारत को बढ़कर अखंड भारत की सीमा तक पूरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब पूरा अखंड भारत में मिला देना चाहिए। कई लोग ऐसी कल्पना करते हैं। मुझको लगता है कि किसी दिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, उस अखंड भारत में मुस्लिमों का अनुपात तो एकदम से बढ़ जाएगा। अभी जो अनुपात है उसमें भी असहज हैं कुछ लोगों को असुविधा लगती है। इसलिए ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को पूरा का पूरा मिला लेंगे, पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान हकीकत है, पड़ोसी है, छोटा पड़ोसी है। बड़े को बड़ा दिल दिखाना चाहिए हिंदुस्तान को। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आपको इन चीज़ों को खाने पीने का जितना शौक है, उतना ही शौक कैंसर को है ऐसे खाने पीने वाले लोगों को खाने का। पीछे पीछे आते ही रहता है, तंबाकू के पीछे पीछे कैंसर, ज़्यादा पीछे नहीं रहता है। साल 2 साल 3 साल पीछे रहता है, कई बार 6 महीने पीछे रहता है, आ जाता है और आपको ख़त्म कर देता है, पूरे आपके कुनबे को ख़त्म कर देता है। कभी देखिएगा, कैंसर मरीज के किसी परिवार से बात करके देखिएगा, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इतना अच्छा नहीं है तंबाकू। ऐसा शौक मत कीजिए, अच्छी चीज़ों का शौक कीजिए। अपने परिवार का, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनका ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे।